अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का उर्दू चैप्टर नंबर 2 के साथ हाजिर हुआ हूं। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को पढ़ाए थे और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पूरा मुकम्मल वजाहत के साथ कवर करेंगे। पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग आज के इस चैप्टर को पढ़ेंगे। काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। इस चैनल पे मुकम्मल कोर्स आप लोगों को कराया जाएगा और बहरहाल अगर आप लोग अच्छे ढंग से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो आज ही हमारे उर्दू कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। मैं नंबर आप लोगों को एंड में कोर्स वगैरह के बारे में लास्ट में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ डिटेल के साथ बता दूंगा। जिन बच्चों को ज्वाइन होना होगा आप लोग ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। बहरहाल हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल और यह एक मजमून है। मजमून किसे कहते हैं उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताएंगे। चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 2 और इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। जितने स्टूडेंट क्लास 12th के हैं सारे स्टूडेंट इस क्लास को करेंगे तो आपकी तैयारी जो है ना काफ़ी बेहतरीन होगी और पूरा वन शॉट में पूरा हम लोग जो है चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मजमून ये क्या है और इसको हम लोग बिल्कुल सादा जुबान में आम अल्फाज में आसान जुबान में समझने की कोशिश करते हैं। मजमून एक ऐसी तहरीर है जो किसी खास मौजू पर मालूमात और ख्यालात पेश करती है। यहाँ से आप लोग एक बार देख लिए। मैं आपको बता रहा हूँ मजमून किसको कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए इसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी में इसके लिए निबंध लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है और साथ में अगर उर्दू की बात करें मजमून का इस्तेमाल किया गया है। मजमून किसे कहते हैं किसी ख़ास मौजू पर, मौजू से मुराद किसी ख़ास टॉपिक पर। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक पेन है। इस पेन को हम लोग अगर टॉपिक बना करके इसके बारे में लिखना चाहेंगे तो इसके बारे में भी मजमून लिख सकती हैं। आप लोग बचपन में लिख रहे थे गाय वगैरह के बारे में, महात्मा गांधी वगैरह इस चीज़ के बारे में लिख रहे थे मजमून। यहाँ पे जो हमारे निसाब में मजमून लिखी गई है मिट्टी के तेल के ऊपर। सबसे पहले मजमून के बारे में बताते हैं इस मजमून के बारे में कि ये मिट्टी का तेल के बारे में खुसूसियत को बताते हैं। हर वो चीज़ हम लोग पूरा डिटेल के साथ देखेंगे। मजमून को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है उस चीज़ को भी हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो ध्यान से आप लोग एक बार और समझ लीजिए। मजमून किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर की जाती है, तहरीर का मतलब जो चीज़ लिखी जाती है किसी एक ख़ास मौजू पर, उसको हम लोग अदब की ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में उसको हम लोग मजमून कहते हैं। ठीक है। मजमून किसी टाइप का भी हो सकता है। मजमून की आम तौर पर 4 किस्में होती हैं। वो चारों किस्मों को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। देखिएगा, मजमून एक ऐसी तहरीर है यानी ऐसी लिखावट है जो किसी खास मौजू पर मालूमात का मतलब हुआ जानकारी देता है और ख्यालात पेश करता है। वो किस तरह के मतलब वो ख्याल की जमा होती है ख्यालात। ठीक है, ख्यालात पेश करती हैं। यह मुख्तलिफ का मतलब हुआ अलग अलग शोबों में यानी अलग अलग जगह में अलग अलग तरह की मजमून का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग कैटेगरी होती है मजमून की। ठीक है, कहा जा रहा है कि अलग अलग शोबों में इस्तेमाल होता है यानी मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अदब वाला, इसमें आपका पढ़ाई लिखाई से जितने भी रिलेटेड हैं ये आपका अदबी इसमें आ जाएगा, मजमून में आ जाएगा। दूसरा है आपका सहाफत का मतलब होता है पत्रकारिता या फिर इंग्लिश में इसको हम लोग कह सकते हैं जर्नलिज्म। उसके बाद है तालीम, तालीम का मतलब हो गया एजुकेशन, एजुकेशन पे भी मजमून लिख सकते हैं। ठीक है, अदब में आपका जितने भी असनाफ आते हैं जैसे खाका, ड्रामा वगैरह वगैरह ये सब के ऊपर भी मजमून लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या कह रहा है। मजमून की अकसाम, किस्म की जमा होती है अकसाम। मजमून की कितने टाइप्स होते हैं उसको एक बार देखते हैं। देखिएगा, तनकीदी मजमून, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रिटिकल इसे। और क्रिटिकल इसे किसको कहते हैं बिल्कुल मुख्तसर के तौर पर हम लोग आपको बता रहे हैं। अगर पूरा वजाहत करेंगे तो मजमून में आपको बताते बताते लगभग 30 से 40 मिनट लग जाएगा। तो हम लोगों का सिलेबस में मजमून नहीं है, हालांकि ये चैप्टर मजमून है इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है। ठीक है, देखिएगा, तनकीदी मजमून किसी खास मौजू पर यानी किसी भी खास टॉपिक पर शख्स से मुराद इंसान या काम पर तनकीदी जायजा पेश करता है। ठीक है, तनकीदी जायजा पेश करता है जिसमें उसको हम लोग कहते हैं तनकीदी मजमून। ठीक है,
तनकीद का मतलब ये हुआ कि किसी चीज के भी अच्छाई या फिर बुराई को देख करके उन टॉपिक पर मजमून लिख देना, वो आपका तनकीदी मजमून कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला आपके पास मजमून की जो किस्म है वो है आपका इल्मी मजमून। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लिटरेरी इसे, ठीक है। किसी खास अदबी काम तो आप लोगों को पहले ही बता दिए, जितना भी अदब के सिर्फ में आता है, जैसे खाका, ड्रामा वगैरह, जितने भी किताब वगैरह आते हैं, ये सब के सब अदबी असनाफ में आएगा, ठीक है। किसी खास अदबी काम, मुसन्निफ, ठीक है। मुसन्निफ का मतलब राइटर हुआ, लेखक, या सिन्फ का मतलब किस्म हो गया का तजुर्बाती, तजुर्बा की जमा है तजुर्बाती, तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस, किसी को भी किसी चीज के बारे में तजुर्बा होना या फिर एक्सपीरियंस होना, तजुर्बाती जायजा पेश करता है, यानी आपको जो भी तजुर्बात है उस चीज के बारे में, उस चीज के बारे में ही बोलना है, ठीक है। जो भी आपको एहसासात है उस चीज को बयान कर देना, वो भी आपका एक टाइप का मजमून होगा, उस मजमून को कहेंगे हम लोग इल्मी मजमून। आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आपका जरीफाना मजमून। जरीफाना मजमून को इंग्लिश में कहते हैं लाइट इसे। लाइट इसे किसको कहते हैं, उसका उदाहरण देखिएगा, क्या है कि हल्के फुल्के अंदाज में, ठीक है, यानी छोटा मोटा अंदाज में किसी मौजू पर तबसरा करता है, यानी किसी मौजू पर जिक्र करना, वो उसको कहते हैं जरीफाना मजमून, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि इसी को मजाहिया मजमून भी कह सकते हैं, जिसमें आपको जो है ना इंटरेस्टेड आए, थोड़ा सा मजा आए, फनी टाइप का, इस तरह से बोल सकते हैं। इसी को हम लोग जरीफाना मजमून बोलेंगे, लाइट इसी को बोलेंगे इंग्लिश में। आगे देखिएगा, आगे कहते हैं हम लोग जाती मजमून। जाती मजमून इसको हम लोग कहते हैं पर्सनल इसे। जाती मजमून का दूसरा नाम है इंशाइया, जो कि हमारे निसाब में चैप्टर नंबर 4 में आएगा, इंशाइया क्या है, ठीक है। तो इंशाइया भी इसको कह सकते हैं या फिर जाती मजमून, इसी का इंग्लिश नाम है पर्सनल इसे। देखिएगा, मुसन्निफ के जाती तजुर्बात, यानी मुसन्निफ जो भी चीज जानते हैं उनके जाती तजुर्बात के बारे में, तजुर्बा की जमा होती है तजुर्बात, यानी अपनी जाती अंदरूनी जो है ना, जो भी तजुर्बात है उस चीज को, और ख्यालात, ख्याल की जमा है, ख्यालात का बयान करता है, उसको हम लोग जाती मजमून कहते हैं। बिल्कुल मुख्तसर में हम लोग आपको यहाँ पे मजमून का पूरा तारुफ कराए। उसके बाद देखिए मजमून के अज्जा। अज्जा जो है ना, जुज की जमा होती है अज्जा। मजमून की अज्जा यानी मजमून की पार्ट कितने हिस्सों में या फिर कितने पार्ट में इसको तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है। तो मजमून को आमतौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। सबसे पहला जो हिस्सा होता है, मजमून का जब आगाज करते हैं, किसी भी मजमून की जो शुरुआत करते हैं, तो उसके बारे में पहले हम लोग तारुफ करते हैं, यानी इंग्लिश में उसी को हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। यहां देखिएगा तारुफ यानी इंट्रोडक्शन। देखिएगा मौजू का तारुफ, यानी जिस मौजू पर, किसी भी टॉपिक पर अगर आप लोग मजमून लिखना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखना चाह रहे हैं मिट्टी के तेल के ऊपर मजमून, तो मिट्टी का तेल जो है ना कहां से निकला, कहां से आया, उसके बारे में पहले तारुफ कराना, बताना। आप किसी भी इंसान के बारे में डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं ना, उसके बारे में आपको कुछ चीजें बतानी होती है, उसके बाद फिर उस इंसान के ऊपर जाना पड़ता है। तो बहरहाल आपको मैं ये कह रहा था कि मजमून में सबसे पहले तारुफ यानी इंट्रोडक्शन पेश करना होता है। देखिएगा तारुफ और मकसद की वजाहत करता है, यानी आप जो उसका तारुफ करते हैं तो मकसद क्या है, बताने का लहजा क्या है, या फिर मकसद आप इस चीज को बताएंगे तो मकसद आगे चल करके फायदा होगा या नहीं होगा, तो मकसद भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा मरकजी हिस्सा, इसको हम लोग कह सकते हैं बीच वाला हिस्सा, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बॉडी, देख लीजिए बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है, पैराग्राफ्स, सॉरी पैराग्राफ्स कह सकते हैं हम लोग मरकजी हिस्सा को, इंग्लिश में बॉडी पैराग्राफ्स, यानी कह सकते हैं कि बीच वाला हिस्सा। यानी कहा जा रहा है कि जो जिस टॉपिक पर भी आप मजमून लिख रहे हैं उस टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल के साथ में बताना, वजाहत के साथ में बताना, विस्तार के साथ में उस चीज को बयान करना, वही आपका हो गया मरकजी हिस्सा, ठीक है। आप उस मजमून के बारे में, एग्जाम्पल के तौर पर मिट्टी का तेल के बारे में मजमून लिख रहे हैं, मिट्टी के तेल के बारे में जितने भी फायदा है, नुकसान है, क्या क्या चीजें हैं, उनसे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, हर एक चीज को डिटेल के साथ वजाहत कर देना, समझा देना, या फिर आप लोग विस्तार के साथ बता देना, खुलासा बयान कर देना, वो आपका हो गया मरकजी हिस्सा आ जाएगा। अब लास्ट में नतीजा, यानी जो है क्या हम लोगों को इसका नतीजा मिला, क्या परिणाम मिला, ठीक है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कंक्लूजन, ठीक है। तो मजमून के कलीदगी निकात को
खुलासा करता है। कलीद के निकात का मतलब यह हुआ कि कुछ अहम बिंदु, कुछ अहम पॉइंट को खुलासा करना, ठीक है, उसको बताना। यानी हम लोग यहाँ पे देखिए मरकजी हिस्सा में सारी चीजों को विस्तार के साथ में बताता है, उनकी खूबियों, उनकी खराबियों को, लेकिन लास्ट हिस्सा में, नतीजा में कुछ अहम वैसे पॉइंट जो कि कुछ ज्यादा ही जो है इंपॉर्टेंट है, उस चीज को दर्शाना, वो आपका कहलाता है नतीजा। तो आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक पर अब मजमून लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो मजमून का सबसे पहले आप लोग तारुफ करेंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट में आप लोग उसका जो है मरकजी ख्याल को पेश करेंगे, यानी उससे क्या चीजें फायदा होती है, नुकसानात होती है और कौन कौन सी चीजें इससे हो सकती हैं उस चीज को। उसके बाद उसका कुछ अहम पॉइंट को लास्ट में ऐड करना होता है। ये आपका एक बेहतरीन मजमून रेडी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे समझने की सारे स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा। अब हम लोगों का आ गया भाई मुसन्निफ। मुसन्निफ को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं राइटर, हिंदी में इसको कहते हैं लेखक, ठीक है। मुसन्निफ का पूरा अच्छे ढंग से तारुफ हम लोग देखते हैं, उसका बायोग्राफी को देखते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगभग 80% क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से जो क्वेश्चन आता है, टोटल आपका 80% मुसन्निफ से ही क्वेश्चन आता है। तो मुसन्निफ को पढ़ना काफी जरूरी है और यही है वो इंसान जिसका नाम है ख्वाजा हसन नज़ामी। आप लोग अच्छे ढंग से ख्वाजा हसन नज़ामी को देख लें, यहां पे लिखा हुआ भी है ख्वाजा हसन नज़ामी, ठीक है। तो ये इंसान है आपका ख्वाजा हसन नज़ामी, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 में लिखा है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ का नाम है ख्वाजा हसन नज़ामी। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा। आइएगा देखते हैं इनकी सबसे पहले पैदाइश को देखते हैं। पैदाइश की अगर बात करें, तारीखी पैदाइश यानी जिस डेट को ये पैदा हुए, तो दिसंबर 1878 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है। मकाम पैदाइश यानी कौन सी जगह में इनकी पैदाइश होती है, यह है आपका अंदरून कोट बस्ती, ठीक है। बस्ती का नाम है कोट बस्ती। और ये जो है ना, ये क्या है, अंदरून है। कहा जाता है ये कि दिल्ली के अंदर में एक गांव है, एक बस्ती है। तो उस गांव के जो है ना अंदरी इलाके में, अंदर यानी अंदर बस्ती, अंदरून से मुराद हुआ यानी अंदर वाला बस्ती। अंदर बस्ती में जो है ना कोट बस्ती, जिसका नाम क्या है, अंदरून, जिसका नाम था कोट बस्ती, इसी बस्ती में इनकी पैदाइश होती है। नेक्स्ट है आपका हजरत निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में जो है ना इनकी पैदाइश होती है, जो कि दिल्ली में जगह का नाम है, मशहूर जगह का नाम हजरत निजामुद्दीन औलिया, और यहीं पे एक बस्ती का नाम है अंदरून कोट बस्ती, ठीक है। बहरहाल आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इनकी वफात को देखते हैं, यानी मृत्यु को देखते हैं, ठीक है। वफात देखिएगा, तारीखी वफात 31 जुलाई 1955 में ये इंतकाल कर गए इस दुनिया से, दारे फानी से दारे बका की ओर चले गए, ठीक है, रुखसत कर गए। नेक्स्ट है आपका मकाम वफात, यानी इनकी वफात दिल्ली में ही हुई है और 50 वर्ष पहले, यानी 50 वर्ष कबल ही, 50 वर्ष पहले ही ये अपना मज़ार पाक बना दिए थे। कहां पर, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में। कहां पे, हजरत निजामुद्दीन में जो है ना ये अपना दरगाह शरीफ बना दिए थे। कितना साल पहले, 50 वर्ष, इंतकाल होने से 50 वर्ष पहले ही अपना ये मौत का कयामगाह बना दिए थे पहले से, ठीक है। तो उस जगह का नाम है, उसका जहां पे मज़ार पाक है उसका नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया। दरगाह में ये जो है ना दफन हुए, ठीक है। आगे देखते हैं इनके खानदान यानी परिवार को देखते हैं। इनके परिवार के सदस्य में कौन कौन है, तो देखिएगा वालिद का नाम है इनके सैयद आशिक अली निजामी, और वालिदा का नाम यानी माँ का नाम है सैयदा चहती बेगम, ठीक है। माँ का नाम है सैयदा चहती बेगम और भाई का नाम है सैयद हसन अली शाह, ठीक है। भाई का नाम क्या है, सैयद हसन अली शाह। ये इसके बड़े भाई थे जिनके जिम्मे में इनकी जो है ना परवरिश हुई, पालने पोसने का काम जो किया था उसका बड़ा भाई, जिसका नाम था सैयद हसन अली शाह, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा ख्वाजा हसन नज़ामी के जिस बड़े भाई ने उनकी कफालत की, कफालत का मतलब होता है पालने पोसने की जिम्मेदारी निभाना, जो भाई किया था उसका नाम है सैयद हसन अली शाह, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं इनकी बीवियों को, तो इनकी पहली बीवी, इनकी दो निकाह हुआ था। कितना, 2 निकाह। पहली बीवी का नाम है सैयद हबीब बानू, ठीक है। इसी की बहन ही है सैयद महमूद ख्वाजा बानू, ठीक है। और ये इसी नाम से फेमस हो गई थी दूसरी बीवी इसकी, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया इनकी बीवियों का नाम। अब इनकी तालीम यानी एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर देखते हैं। यहाँ इनकी जो है ना तालीम कहाँ तक हुई थी,
और कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो इनकी तालीम यानी एजुकेशन जो है ना मुख्तलिफ असातिज़ा, उस्ताद की जमा होती है असातिज़ा, ठीक है। इनकी तालीम मुख्तलिफ यानी अलग अलग असातिज़ा से कुरान और हदीस की तालीम हासिल की इन्होंने, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कुछ इसकी तालीमों को देखा। अब आगे देखते हैं इनका पेशा यानी कारोबार, ये कौन सा कारोबार करते थे। तो ये एक अदीब थे, सहाफी थे और सूफी थे। अदीब किसको कहते हैं, अदब की जमा है आप लोग कह सकते हैं, वैसे अदब की जमा अदबा होती है लेकिन अदीब भी होता है उर्दू में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि अदीब किसको कहेंगे, आप लोग कह सकते हैं एक तरह से टीचर भी कह सकते हैं इसको, या फिर अदीब किसको कहते हैं, जो भी किताब को या फिर बहुत सी असनाफ, अदब के असनाफ में जो ना बहुत सी चीजें आ जाता है, जितने भी चीजें आप लोग पढ़ते हैं वो सब के सब अदब में ही आता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं इसको अदीब, ठीक है। और दूसरा जो काम था इसका सहाफी, सहाफी कहते हैं जर्नलिज्म यानी पत्रकार, पत्रकार भी था ये। साथ साथ में यह एक जो है ना सूफी था, सूफी जो है ना ये एक सिलसिला है, वही क्या कहते हैं आपका सिलसिले कादिरिया से ही ये सिलसिला मिलता है। सूफी सिलसिला अगर आप लोग हिस्ट्री को उठा करके देखेंगे, पढ़े हैं हिस्ट्री, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सूफीज्म इस तरह करके एक सिलसिला है, ठीक है। तो इसी सिलसिले से भी ये कायम थे, जहां पे मजार, दरगाहों, खानकाहों का जो है ना क्या करते थे, ये बेरा उठाते, तकलीफ उठाते, यानी वहां पे खिदमत किया करते थे, इसलिए ये ताल्लुक रखते हैं सूफी सिलसिला से, इसलिए वहां पे वो भी काम, उस काम का भी फराइज या फिर फर्ज अदा करते थे। आगे देखते हैं इनकी अदबी खिदमात, यानी इन्होंने जो है ना अदबी खिदमात में क्या क्या किया और कितनी सारी किताबें लिखा है इन्होंने, इसके बारे में हम लोग एक नजर देखते हैं। तो ये 200 से जायद, ज्यादा का जमा है जायद, ठीक है, 200 से जायद किताबें लिखी, जिनमें तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री, ठीक है, तारीख, तसूफ, तसूफ जो है ना ये आपका वही सूफी से ही आया, यानी सूफीज्म यानी सूफी सिलसिला के बारे में कुछ अहम किताबें लिखना, बहुत सारी उसमें जो है ना किताबें आते हैं, तो उस सूफी सिलसिला के बारे में कुछ किताबें लिखना, वही हुआ आपका यहाँ पे तसूफ। उसके बाद मजहब यानी रिलीजन के रिलेटेड किताबें लिखना, अदब से रिलेटेड किताबें लिखना, अदब में आपका लिखाई पढ़ाई वगैरह इसको किताबी शक्ल में लिख देना, वाजे कर देना, ये आपका अदबी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा और सफरनामे शामिल हैं इनकी अदबी खिदमात में। अब देखिएगा सहाफत में भी बड़ा नाम पैदा किया, यानी ये जो है ना पत्रकारिता से भी काफी बहुत बड़ा नाम पैदा किया। आगे कह रहा है कि रोजनामचे, ठीक है, रोजनामचे और कलमी चेहरे उनकी इजाद है। रोजनामचे और कलमी चेहरे जो है ना इनके द्वारा लिखा गया है, इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके अहम वाकयात, कुछ इंपॉर्टेंट इसके साथ जो घटना घटी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने जो काम किया उसके बारे में हम लोग देखते हैं, उसके वाकया को देखते हैं। देखिएगा 1857 की जंग आजादी पर किताबें इन्होंने लिखा। आगे है श्री कृष्ण पर जखीम किताब लिखी, यानी श्री कृष्ण एक हिंदुओं का भगवान है और श्री कृष्ण के ऊपर भी इन्होंने जो है ना मुख्तलिफ अलग अलग किताबें लिखा है इन्होंने, ठीक है। और क्या कहते हैं कि हिंदू साधुओं के ऊपर भी इन्होंने कुछ किताबें लिखा, उसके बाद कुछ यात्रा भी किया इन्होंने हिंदू साधुओं के साथ में। और जखीम किताब का मतलब ये हुआ कि मोटी किताबें लिखा है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण पर जखीम किताब लिखी है, यानी कुछ मोटी किताबें इसके ऊपर भी लिखे हैं। कौन? हजरत ख्वाजा हसन निजामी, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाना, सवाना कहते हैं इंग्लिश में इसको, बायोग्राफी। कहा जा रहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाना निजाम बंसूरी, ठीक है, निजाम बंसूरी यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया की सवाना, यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हैं उनके बायोग्राफी को एक छोटी सी किताब की शक्ल में, जिसका नाम है निजाम बंसूरी, उस किताब की शक्ल में इन्होंने लिखा। कहा जा रहा है बंसूरी के नाम से तरतीब दी, तरतीब देने का मतलब वही हुआ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उर्दू कहकशा बुक से, कहकशा बुक में पूरा विस्तार के साथ में पूरा डिटेल पूरा भर दिया है, उसका हम कुछ अहम पॉइंट को जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, उस चीज को हम लोग अपने से तरतीब दे करके, अपने से सजा करके आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। अगर हम चाहें तो इस पीडीएफ का कुछ अलग नाम भी रख सकते हैं। वही कहा जाता है कि ख्वाजा हसन निजामी जो है ना, ये जो है नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया, उसकी बायोग्राफी को पूरा डिटेल को एक छोटी सी किताब में
जिसका नाम है निजाम मंसूरी। इसमें जो है ना ये तरतीब दी, यानी सजा करके इन्होंने लिखे। आगे कहा जा रहा है सी पारे दिल उनकी इंशा पर्दाजी का अहम नमूना है। यहाँ कहा जा रहा है कि सी पारे दिल जो है ना उनकी इंशा पर्दाजी का अहम नमूना है, यानी इंशा पर्दाजी या कहा जाए तो कुछ ख्यालात, कुछ अहम इम्पोर्टेंट किस तरह के सोचने वाले हैं उस टॉपिक पर ये किताब लिखे हैं, और उस किताब का नाम है, क्या नाम है, सी पारे दिल। तो हम लोगों ने इसके कुछ अहम वाकयात को भी देख लिया। अब देखिएगा मुलाहजात अगर हम लोग देखें तो मुलाहजात में देखिए क्या क्या है आपका। ख्वाजा हसन निजामी एक बासलाहियत अदीब है, यानी मुलाहजात का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी शख्स के बारे में खुद अपने आंख से देखे हैं और कुछ चीज़ों को जो है ना आप बिल्कुल 100% बिल्कुल श्योर हैं आप, और वो चीज़ बिल्कुल हकीकत में हुआ है, वो आपका मुलाहजात के अंतर्गत आता है, यानी अंदर में आता है। ख्वाजा हसन निजामी एक बासलाहियत, सलाहियत जो है ना, यहाँ पे सलाहियत के शुरू में बा लग गया तो यानी सलाहियत वाला, यानी बहुत सलाहियत वाला अदीब थे। अदब, वही अदब की अदब से ही आपका अदीब आया है, यानी जो भी किताब वगैरह लिखते हैं। आगे है सहाफी यानी जर्नलिज्म और सूफी थे। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद देखिएगा इन्होंने उर्दू अदब और फिक्र को भरपूर अंदाज में फरोग दिया, यानी उर्दू अदब और फिक्र को जो क्या है ये भरपूर अंदाज में बढ़ावा दिया। कौन? ख्वाजा हसन निजामी। आगे देखिएगा उनकी किताबें आज भी उर्दू अदब के कीमती असासे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी किताबें जो है ना आज भी उर्दू अदब में एक कीमती हीरे जवाहरात के तरह काम करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो है ना अहम है उनकी किताबें, और पूरे दुनिया में लगभग उनकी किताबें जो है चल रही होती है। तो यही चीज़ें आपको बताया जा रहा है। हम लोगों ने मुसन्निफ का पूरा डिटेल, पूरा बायोग्राफी को, हर एक चीज को देख लिए, लगभग जितना भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए सारी चीजों को हम लोग देख लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मजमून जो लिखे हैं ख्वाजा हसन निजामी, मजमून का मुख्तसर खुलासा करते हैं। ठीक है, इसका कुछ शॉर्ट में खुलासा करते हैं, पूरा मजमून को वजाहत के साथ नहीं बयान करके उसका कुछ अहम चीज को हम लोग यहाँ पे बयान करेंगे, हालांकि बहुत हद तक आप लोगों को समझाएंगे भी। ठीक है, अगर कहा जाए मिट्टी का तेल तो ख्वाजा हसन निजामी लिखे हैं। मिट्टी का तेल के मुसन्निफ ख्वाजा हसन निजामी हैं। ख्वाजा हसन निजामी मिट्टी का तेल के बारे में इस मजमून में बताते हैं क्या क्या उनकी खुसूसियात को बताते हैं, उनकी खामियों को, खराबियों को बताते हैं, और उनसे क्या क्या लोग फायदा उठाते हैं, हर वो चीज को वो बयान करते हैं। कौन? ख्वाजा हसन निजामी। स्टार्टिंग जो हुआ है एक फारसी शेर से, जो कि आप लोग आराम से देखिएगा इस चीज को और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे है आपका, मैं टिक कर दिया हूं और आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। खाक साराने जहां राबे हिकारत मनगर तुझे दानी के दरी गर्द सवारे बाशत। इसको अगर हम लोग ये वाला जो शेर है ना, ये वाला आपका फारसी के शेर है। खाक साराने जहां राबे हिकारत मनगर तुझे दानी के दरी गर्द सवारे बाशत। कहा जा रहा है इसका मतलब ये है, खाक का मतलब मिट्टी होता है, ठीक है, जहान का मतलब दुनिया होता है, रा का मतलब को होता है, बे का मतलब से होता है, और हिकारत का मतलब होता है छोटी नजर से, गलत नजर से देखना, किसी को गलत नजर से देखना। ठीक है, मनगर यानी न देख। कहा जा रहा है कि खाक साराने जहां राबे हिकारत मनगर, ए दुनिया के मतलब कहा जा रहा है कि दुनिया के खाकसारों को, दुनिया के मिट्टियों को तुम कम निगाह से, बुरी नजर से, बद नजर से ना देख। ठीक है, न देख। और आगे नेक्स्ट शेर में जो कहा जा रहा है, राबे हिकारत मनगर, तो दुनिया के मिट्टियों को हिकारत के नजर से, कम नजर से, बद नजर से ना देख। तुझे दानी, तू क्या जानता है। तू का मतलब तू हुआ, तुम, और चे का मतलब होता है क्या। दानी का मतलब जो है ना, दानी दानिस्तान मजदर से आया है। दानी दानिस्तान मजदर होता है जानना, उसी से आपका दानी आया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तुझे दानी के दरी गर्द सवारे बाशत। सवारे बाशत, बाशत का मतलब होता है होगा। ठीक है, तो दरी का मतलब होता है इसमें। कहा जा रहा है कि तुझे दानी के दरी गर्द सवारे बाशत, तू क्या जानता है कि इस मिट्टी में सह सवार होगा, कोई ऐसे लोग होंगे जो कि सवारे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग कहते हैं मिट्टी को हम लोग जो क्या करते हैं, हिकारत के नजर से, बुरी नजर से देखते हैं। कहा जाता है कि मिट्टी के अंदर में ही तरह तरह के मादनियात, जैसे कि सोना, चांदी, जवाहरात, ये सारी चीजें मिट्टी के तह में ही मिलता है। और साथ साथ में कहा जा रहा है कि इसके अंदर जो है ना, इसलिए कहा जा रहा है कि तुझे दानी के दरी गर्द सवारे बाशत, तू क्या जानता है कि इसमें कौन कौन चीज बसे होंगे, सवारे होंगे इस मिट्टी के तह में। और एक नायाब जो चीज है मिट्टी का तेल, वो भी मिट्टी के अंदर में पाया जाता है, मिट्टी के एक तह में पाया जाता है, चिकनादार
बदबूदार तेल जिसका नाम होता है मिट्टी का तेल। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने फारसी शेर का तशरीह कर लिया, यहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर का स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होता है, मजमून का स्टार्टिंग हम लोग मजमून लिखना वहां पे देख लिए। अब देखिए किस तरह से मजमून लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में लेकर के आए हैं। देखिएगा पहला पॉइंट आपके पास, अल्लाह ने इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं बनाई है, अल्लाह ताला इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं बनाई है जो बेकार हो या हकीर व जलील, यानी जो बिल्कुल बेकार हो या फिर उसका कोई काम ना लगे, या फिर हकीर यानी कुछ छोटी चीजें, सब चीज जो है ना अहम या फिर काम के लिए ही बनाए हैं अल्लाह ताला। वही चीज कहा जा रहा है कि जो बेकार हो या फिर हकीर वो जलील समझी जाए। ठीक है, जलील यानी जिल्लत रुसवाई, ठीक है, उसी को हम लोग जलील कहते हैं, जलील समझी जाए। चार उनासिर, ठीक है, चार उनासिर या फिर उनासुर बोल सकते हैं इसको, चार उनासुर, आग, हवा, पानी और खाक। ठीक है, उनासुर का मतलब ये हुआ कि चार कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे इंसान जो है ना उनके बिना जो है जिंदगी व्यतीत करना है, फिर जिंदगी बिताना बस की बात नहीं है। वही चीज कह रहा है कि चार उनासुर हैं जिनमें आग है, हवा है, पानी है और खाक है। खाक का मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, खाक में सबसे बेहतरीन जो है ना खाक खासियत रखती है। खाक क्या रखती है? खासियत रखती है, लेकिन लोग खाक को क्या समझते हैं? सबसे हकीर और क्या समझते हैं? बेकार समझते हैं मिट्टी को। कहा जा रहा है कि खासियत रखती है जो तमाम मखलूकात के पांव में रौंदी जाती है। क्या की जाती है? तमाम मखलूकात ये हुआ आपका तमाम मखलूकात जितने भी अल्लाह ताला पैदा किए हैं तमाम मखलूकात के अंदर वो क्या की जाती है? तो रौंदी जाती है। इस खाक का तैयार करदा मवाद हमेशा काबिल इस्तेमाल होता है। कहा जा रहा है कि इस खाक से, इस मिट्टी से जो भी चीजें हम लोग घर वगैरह जो भी चीज बनाते हैं ये हमेशा क्या होता है? हम लोगों का जो है ना काबिल इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल का काबिल होता है ये मिट्टी। इस नाचीज खाक में हमारे लिए, इस नाचीज खाक में जो है ना हमारे लिए नायाब खजाने छुपे होते हैं, यानी तरह तरह के खजाने, नायाब खजाने छुपे होते हैं। खासकर इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, इंसान अशरफुल मखलूकात किसको कहते हैं? तमाम मखलूकों में सबसे अफजल मखलूकात जो है उसको कहते हैं इंसान। इंसान जो है ये आपका अशरफुल मखलूकात के अंदर आता है। ठीक है, तो इंसान जो अशरफुल मखलूकात है मौजूदा है जो कि इसी खाक में पैदा होता है। कहा जा रहा है कि मिट्टी को इसलिए और इम्पोर्टेंट मिट्टी कह रहा है। कुछ लोग पूछते हैं मिट्टी से, क्या तुम्हें इस नाचीज पर या फिर इस मिट्टी के तले जो तुम रौंदे जाते हो क्या तुमको इससे कोई भी चीज खराब नहीं लगता है? तो वो कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे उस ऐसा चीज बनाया है कि जितने भी मखलूकात हैं उनमें से जो खास तौर पर जो इंसान अशरफुल मखलूकात है उनको जो बनाया गया है मेरे ही खमीर से, यानी मेरे ही क्या कहते हैं खमीर या फिर मेरे ही भाग से, मेरे ही पार्ट से क्या किया गया? बनाया गया है। और वो मखलूकात जो है फिर मुझ में ही समा जाएगा और मेरे अंदर ही आएगा। तो इससे बड़ी चीज और हम अल्लाह ताला का क्या ही शुक्र अदा करें, बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए मिट्टी। इरशाद फरमाते मिट्टी कहते हैं। ठीक है, बहरहाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हीरे जवाहरात, इसी को हम लोग उर्दू में मादनियात कहते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। और मिट्टी देख लीजिए, मिट्टी ये आपका, मिट्टी तो समझते हैं ना, सब लोग समझते हैं, सब लोग लगभग देहाती हैं। तो ये रहा आपका मिट्टी का शक्ल। ठीक है, अब देखिएगा आगे खासियत रखती है जो तमाम मखलूकात, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, वो मवाद हमेशा काबिल इस्तेमाल होता है। नाचीज के खाक में हमारे लिए नायाब खजाने छुपे होते हैं। खासकर इंसान जो अशरफुल मखलूकात है मौजूदा है जो कि इसी खाक से पैदा होता है और इसी में फना होता है, इसी में क्या हो जाता है? फना हो जाता है, दफन हो जाता है। ठीक है, ये खाक की वजूद में अनोखी कुव्वतें मौजूद हैं जो इंसान को इंसानियत के बल पर उठाती हैं। ठीक है, इंसान को क्या करती हैं? इंसानियत के बल पर उठाती हैं। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। बाज टुकड़ों के तह में, ठीक है, बाज टुकड़ों के तह में जो है ना एक किस्म का बदबू, ठीक है, बदबुए यहाँ हो गया। ठीक है, बदबुएदार
पानी होता है जिसे मिट्टी का तेल, ये जो है ना आप लोग जो देख रहे हैं इस तरह का, ये सब क्या है, ये आपका मिट्टी का तेल है जो कि कोटा वगैरह में आप लोगों को मिलता होगा, जानते होंगे बचपन में लाने के लिए अगर गए होंगे तो जानते होंगे आप लोग। ठीक है, कहा जा रहा है कि मिट्टी का तेल कहा जाता है ये पानी दूसरे तेलों के मुकाबले में कम मुअय्यार कम जो है ना मुअय्यार का होता है, मगर इसकी रोशनी में नमाजी नमाजें पढ़ते हैं, पुजारी पूजा करते हैं, वाज और खता के जले हुए हैं। ये तेल चोरों को चोरी में मदद देता है और पुलिस को चोर पकड़ने में अहमियत देता है। ठीक है, ये सब पॉइंट है आपका मिट्टी के तेल की खासियत। हम लोग स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद इसकी कुछ खासियत को देख लिया। अब देखो तीसरा पॉइंट पे हम लोग क्या देख रहे हैं। तो ऐसा होता है कि गम के रात में जब मुअन्निस वो गम गुसार पास ना होते, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कोई भी किसी भी इंसान दुख तकलीफ में है और उनके दुख तकलीफ सहने वाला या फिर मानने वाला सुनने वाला जब कोई नहीं होता है तो मिट्टी का तेल अपने वजूद को जला करके राख करके वो क्या करते हैं, रोशनी देते हैं। जो गम वाले होते हैं उसको एक दोस्त के तरह बन करके पूरे रात भर जो है ना उसको क्या करते हैं, रोशनी देते हैं। तो वो क्या बनते हैं, गम गुसार बनते हैं। ठीक है, कौन, मिट्टी का तेल अपने वजूद को जला करके। ठीक है, कहा जा रहा है कि पास ना होते तो मिट्टी का तेल जलाकर अपना वजूद फना कर देता है और इंसान को शरीक गम बनाकर यानी गम का दोस्त बनाकर, गम का जो उसका कुछ उस वक्त में कोई दोस्त नहीं होता है तो दोस्त बनाकर, ठीक है, तसल्ली पहुंचाता है। आगे कहा जा रहा है इसी तरह अमेरिका का रॉकफेलर, कहा जा रहा है कि अमेरिका के एक रॉकफेलर है, यहाँ पे देख लीजिए जोहन डी रॉकफेलर। ठीक है, यही है बिजनेसमैन, तिजारतमंद। और इस तरह से पहले जो है ना जब स्टार्टिंग में जो लोग गरीब थे तो इस तरह से जला करके मिट्टी का तेल को क्या करते थे, इस तरह करके जलाया करते थे। ठीक है, हाँ, अमेरिका का रॉकफेलर इस तेल की बढ़ती हुई मानिस्बत के बाद गनी दौलत का मालिक है और दूसरे ममालिक के साथ इसको बांटकर उन्हें गनी कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि रॉकफेलर एक अमेरिका का तिजारतमैन था, बिजनेसमैन था, ताजिर था। ये जो है ना हिंदुस्तान में आकर के मिट्टी का तेल का तिजारत करके, बिजनेस करके, बेच करके और अलग अलग कंट्रियों में पहुंचा करके ये बहुत बड़े मिलेनियर यानी बहुत अहम पैसे वालों के गिनती में आ गया था और जो है ना मिट्टी का तेल का तिजारत करके काफी अहम क्या पाया, ये काफी अहम दर्जा पाया। ठीक है, बहरहाल आगे देखते हैं हम लोग। तेल की वजह से दुनिया के तमाम किलो में रोशनी, हाँ यहाँ पे हम लोग इस तेल की वजह से दुनिया के तमाम किलो में, किला आप लोग समझते हैं ना, किलो में रोशनी और मोटर कारों को रवाना करने की आसानी है मिट्टी का तेल को जला करके। ठीक है, ये हो गया, हम लोग कुछ मुख्तसर से इस मजमून को पढ़े और फिर हम लोग आगे आते हैं सवाल के तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट सवाल है। हर इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल को कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव को भी कवर कर लेते हैं ताकि वन शॉट में आपका पूरा किस्सा ही खत्म हो जाए। देखिएगा, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है आपके पास, मुंदरजा झैल में इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिए। सियाक व सबाक का मतलब यह हुआ, कह रहा है जो भी चीज आपको कुछ भी पैराग्राफ कहीं से भी उठा के दे देगा, जिस तरह से ये वाला पैराग्राफ पूरा उठा करके दे दिया, जिस तरह से हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कि कुछ चीजों को क्या करता था, पूरा उठा करके लिख देता, गदांश हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, गदांश पूरा उठा करके दे देता था और उसमें से हम लोग को बनाना होता था। इसमें क्या होता है कि पूरा ये पैराग्राफ यानी गदांश उठा करके दे देता है, उसके बाद इसमें हम लोग को बताना पड़ता है कि ये कहाँ से उठाया गया है, कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या क्या चीजें कहना चाह रहे हैं मुसन्निफ, ये सारी चीजों को बयान करना होता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए आप लोगों को हम लोग ये वाला प्रोवाइड कर रहे हैं। मुंदरजा झैल में इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से कीजिएगा। देखिएगा, इक्तिबास है अमेरिका का रॉकफेलर इसी खाक के नीचे रहने वाले तेल की बदौलत लातादाद दौलत का मालिक है। यही तेल दूसरे ममालिक के हाथ में रहने के बास का मतलब होता है वजह। ठीक है, बास हिंदुस्तान की दौलत गैरों को बांट रहा है। हिंदुस्तान की जो है ना दौलत को क्या कर रहे हैं, गैरों के मुल्कों को क्या कर रहा है, बांट रहा है। यही तेल दुनिया के तमाम किलों में काम करता है। यानी किला किसको कहते हैं, बड़े बड़े जहां पे घर वगैरह बनाते हैं उसको हम लोग किला कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। करता है, यही वह चीज है, कह रहा है कि यही वह चीज है जिसके बल पर, जिसके ताकत पर दुनिया के मशहूर सवारी मोटर कार जमीन पर दौड़ती फिरती हैं। ठीक है, ये आ रहा आपका उस इक्तिबास का खुलासा क्या होगा, उस चीज को बिल्कुल आसान जुबान में हम लोग यहाँ पे लिख करके आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जवाब देखिएगा आप लोग, जवाब है तशरीह है आपका पेश नजर इक्तिबास ख्वाजा हसन निजामी के शामिल निसाब मजमून मिट्टी का तेल से माखूज है। माखूज का मतलब हुआ लिया गया है। ये इक्तिबास जो है ना ख्वाजा हसन निजामी हमारे जो मुसन्निफ है उसके इक्तिबास मिट्टी का तेल से लिया गया है।
उसी से ये सेंटेंस को उठाया गया है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस इक्तबास में मिट्टी के तेल, किरासिन तेल इसको कहते हैं, मिट्टी का तेल को हम लोग किरासिन तेल कहते हैं, आलिमी सतह की उफादियत पर रोशनी डाली गई है। आलिमी सतह की उफादियत पर यानी मिट्टी का तेल के ऊपर जो है ना रोशनी डाली गई है, मिट्टी का तेल के ऊपर बताई गई है, उसकी खूबी और खराबियों को, सारी चीजों को डिटेल के साथ में इस मजमून में बताई गई है, ये कहना चाह रहा है। उफादियत पर रोशनी डाली गई है। चुनांचे अमेरिका के एक ताजिर यानी वही बिजनेसमैन रॉकफेलर, जिसका नाम था रॉकफेलर, के बारे में मजमून निगार फरमाते हैं कि उसने इसी मिट्टी के तेल के बदौलत, इसी मिट्टी के तेल के जरिए बेशुमार यानी अनगिनत दौलत हासिल कर लिया। अनगिनत यानी जिसका कोई गिनती नहीं हो, उसी को कहते हैं बेशुमार दौलत हासिल कर लिया। और यही तेल दूसरे मुल्क के हाथ में रहने की वजह से हिंदुस्तान की दौलत से गैर मुमालिक मुल्क की जमा होती है। मुमालिक, ठीक है, गैर मुमालिक के लोग जो है ना मिट्टी के तेल से फायदा हासिल कर रहे हैं। और आगे कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, कर रहे हैं। यह तेल आलमगीर सतह पर, यह तेल आलमगीर सतह पर तमाम मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तेल के बदौलत और इसी तेल के वजह से दुनिया की मशहूर सवारियां आज जमीन पर दौड़ती फिर रही हैं। ये रहा इस मजमून का खुलासा। आप लोग किसी भी मजमून का कोई भी इक्तिबास दे दे उठा करके, तो आप लोग उसके बारे में बिल्कुल पहले मुसन्निफ के बारे में बताएंगे, कौन लिखे हैं और क्या क्या चीजें कहनी चाह रही हैं। तो आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ में अगर समझ लिए हैं ना, तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को। बहरहाल इसका तो पीडीएफ आप लोगों को बाज़ाब्ता दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, तो टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिएगा आपके पास सवाल है, सवाल नंबर एक है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ऑब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं, ऑप्शन आपके पास है और फटाफट बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोगों को अगर जवाब आता है। ख्वाजा हसन नज़ामी, वज़ीर आगा शफी जावेद अहमद जमाल पाशा, सब लोगों को पता है। ख्वाजा हसन नज़ामी इसकी मुसन्निफ है, राइटर है, और ये मजमून इसी का है। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 आपके पास, ध्यान से देखिएगा। आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? सबसे कम जो है ना, जिसको सबसे कम दर्जा दिया गया है, तो उसको किसको समझा जाता है? वो है आपका मिट्टी, यानी खाक का मतलब मिट्टी होता है। मिट्टी को सबसे कम तर या फिर कम दर्जा वाला समझा जाता है, हकीर समझा जाता है, नादिर समझा जाता है। देखिएगा 3 नंबर सवाल, गदर के वाकयात को अफसानों और नावेलों के शक्ल में किसने पेश किया था? तो उसका नाम है ख्वाजा हसन नज़ामी। इन्होंने गदर के वाकयात और अफसानों को गदर के वाकयात को अफसानों और नावेलों के शक्ल में पेश किया था। गदर का वाकयात जो है ना, वाकयात की जमा है। किसी भी जो है ना, कहीं पे भी कुछ घटना होती है, उसका कुछ क्या होता है, हिस्ट्री होता है, वाकया होता है, उस चीज को अफसाना होता है। छोटी छोटी किस्सा कहानी, नावल भी वही किस्सा कहानी का ही ये है, एक चीज है। ठीक है, तो कहा जा रहा है ये कि गदर के वाकयात को जो है ना छोटे छोटे इसमें अफसानों और नावलों के शक्ल में कौन पेश किया था? तो वो है ख्वाजा हसन नज़ामी। यही चीज कहा जा रहा है इसके जरिए में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में मारेंगे आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 4 आपके पास। इनमें कौन सी तखलीक अफसाना नहीं है? कौन सी ऐसी तखलीक है जो कि आपका अफसाना नहीं है? ये ऑप्शन आपके पास, नजीर अहमद की कहानी, प्रोमिस, इब्राहिम सुक्का और तौबा टेक्सिंग। तो ये है नजीर अहमद की कहानी, ये एक खाका है, न कि अफसाना है। ठीक है, आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अगला सवाल आता है 5 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा। मसूर फितरत उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है? हसन नज़ामी, सर सैयद अहमद खान और रतननाथ सरसार। उसके बाद आपका राशिदुल खैरी। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी में राशिदुल खैरी। तो कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा था सवाल के मसूर फितरत उर्दू के, तो ख्वाजा हसन नज़ामी के बारे में पेश किया था। मसूर फितरत जो है ना, उर्दू के किस नस्र निगार के बारे में? नस्र हुआ, जिस तरह एक नज्म होता है उसी तरह एक नस्र होता है, या फिर हिस्सा है नस्र, इससे शायरी भी कह सकते हैं, निगार के बारे में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो है आपका हसन नज़ामी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 आपके पास, ध्यान से देखिएगा। ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग में 1878 ईस्वी में इनकी पैदाइश होती है, दिसंबर 1878 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पे? तो इंदरून कोट के बस्ती हजरत निजामुद्दीन में ही इनकी पैदाइश होती है, जो कि दिल्ली में है। आगे है 7 नंबर सवाल, ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था? तो ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का नाम हम लोग देखें, सैयद आशिक अली नाम था। क्या नाम था? सैयद आशिक अली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके पास। सवाल है, ख्वाजा हसन नज़ामी की वफात कब हुई? 1955, 1956, 1957 और 1954। तो ख्वाजा हसन नज़ामी की वफात होती है 1955 ईस्वी में। कब होती है? 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर, जितने स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए दे रखे हैं, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल, सवाल नंबर 9 आपके पास। मजमून किस तरह के अदब में शामिल है? अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, शेरी अदब, बच्चों का अदब। तो मजमून जो है ना, ये एक गैर अफसानवी अदब है, क्योंकि इसमें किस्सा कहानी वगैरह बयान नहीं की जाती है।
ये जो है ना मजमून किसी खास तौर पर किसी खास टॉपिक पर लिखी जाती है, उसी को हम लोग मजमून कहते हैं। तो मजमून जो है ना ये एक गैर अफसानवी अदब है, ना कि ये एक अफसानवी अदब है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर पे, किसी खास मौजू पर यानी किसी खास टॉपिक पर जो तहरीर की जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसी को तो कहते हैं अदब की इस्तिलाह में मजमून। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों की क्लास यहां तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को आज की ये क्लास। बहरहाल जितने स्टूडेंट को कोर्स परचेज करनी हो, हम लोगों का कोर्स जो है जिसका नाम है क्लास 12 चैंपियन कोर्स, ठीक है, यहां पे आप लोग देख लीजिए क्लास 12 चैंपियन कोर्स उर्दू का नया सफर आगाज हो चुका है। अगर इस कोर्स में आप लोग ज्वाइन हो जाते हैं तो उर्दू में 99% की गारंटी हमारी तरफ से आप लोगों को दी जाएगी। आप लोग मेरा नेम को नोट कर लें, अवैस, और यहां पे देख लीजिए नंबर वगैरह 9508214760। आप अगर चाहते हैं इस कोर्स में एनरोल होना तो आज ही हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर डाउनलोड कीजिए हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन जो कि दिया हुआ है प्ले लिस्ट पे जाकर के आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके अपने तमाम दोस्तों को भी बताइए कि क्लास 12 की कंप्लीट उर्दू की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पे आपको उर्दू मजमून, खतूत, दरखास्त, उर्दू ग्रामर पर्सन, बुक पर्सन, पूरा चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ में दिया जाएगा। साथ में आप लोगों को पीडीएफ दिया जाएगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी लिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें आप लोगों को दी जा रही है। और फी अगर देखें बिल्कुल मामूली सा फी है। जितने स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है लिंक से, और या फिर आप लोग क्या करेंगे इस नंबर पे डायरेक्ट राब्ता करें। मैं आप लोगों को कोर्स के बारे में हर एक चीज पूरा और भी विस्तार के साथ डिटेल के साथ में बता दूंगा, ठीक है। बहरहाल आप लोग बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के पास पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। इससे पहले चैप्टर 1 हो चुकी है अपलोड, आप में से जितने स्टूडेंट नहीं देखे हैं तमाम बच्चों को बताइए और आप भी इस चैप्टर 1 को देखिए। इस पीडीएफ को बनाने के लिए लगभग 3 से 4 दिन का हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है, तो इस मेहनत को जाया होने मत दीजिए। आप लोग अपने तमाम दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि उर्दू को जो है ना और ज्यादा से ज्यादा फरोग मिले और तमाम बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके, ठीक है। फिर मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। आप लोग फीडबैक अपना जरूर देके जाइएगा कैसा लगा आज की ये क्लास। मिलते हैं एक अगली सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत एंड अल्लाह हाफिज।